क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको बिना जाने समझे भी प्रभावित कर रहा है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपको बार-बार यह महसूस कराया है कि आप गलत हैं जबकि असलियत कुछ और थी? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि कुछ लोग दूसरों की भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करने में इतने माहिर क्यों होते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ राजनेता, सेल्स पर्सन या लीडर्स इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? क्या आप यह समझना चाहते हैं कि दूसरों के मनोवैज्ञानिक खेलों से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए? क्या आप यह सीखना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी की तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी सोच और संवाद कौशल यानी बातचीत करने की कला को और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी के हेर-फेर यानी कि मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। इस पुस्तक में हम डार्क साइकोलॉजी के गुप्त और शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे और यह जानेंगे कि इन्हें पहचान कर खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। द डार्क साइकोलॉजी एक गहन अध्ययन है जो मानव मनोविज्ञान के गुप्त और कम चर्चित पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह पुस्तक उन मानसिक तकनीकों और राजनीतियों को उजागर करती है जिनका उपयोग लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने और उनकी सोच को मोड़ने के लिए करते हैं। लेखक ने इसमें यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कैसे मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल और प्रभावशाली संचार तकनीकों का उपयोग कर कोई व्यक्ति दूसरों की मानसिकता को बदल सकता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि कैसे कुछ व्यक्ति या संगठन मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यह न केवल डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों को उजागर करती है, बल्कि पाठकों को यह भी सिखाती है कि वे मानसिक हेरफेर और नकारात्मक प्रभावों से खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मानसिक हेरफेर और प्रभावशाली संचार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, यानी कि बातचीत करने की कला को जानना चाहते हैं। यह समझना चाहते हैं कि लोग दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति और आत्मरक्षा कौशल को मजबूत करना चाहते हैं। द डार्क साइकोलॉजी एक प्रभावशाली पुस्तक है जो हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। अध्याय 1 डार्क साइकोलॉजी का परिचय। हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों से जरूर मिले हैं जो प्रभावशाली होते हैं। कुछ लोग अपने शब्दों और हाव भाव से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, जबकि कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे संभव होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक तकनीक काम करती है? डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जो यह बताता है कि कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की भावनाओं, सोच और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। यह अध्याय इस अवधारणा का गहराई से विश्लेषण करेगा और समझाएगा कि यह कैसे काम करती है। 1.1 डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानसिक हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग और प्रभावशाली संचार यानी बातचीत करने की कला, परसुएशन जैसी तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है, कभी अच्छे उद्देश्यों के लिए तो कभी बुरे उद्देश्यों के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को समझाने और प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग करता है तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण माना जा सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्हें दूसरों को धोखा देने, नियंत्रित करने या उनका शोषण करने के लिए उपयोग करता है तो यह खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ विक्रेता यानी सेल्स पर्सन उपभोक्ताओं को ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए मैनिपुलेट करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। कुछ राजनेता जनता की भावनाओं से खेलते हैं ताकि वे उनके समर्थन में रहे। इसी प्रकार कुछ व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं और सोचने समझने की क्षमता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। 1.2 डार्क साइकोलॉजी के घटक। डार्क साइकोलॉजी मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकों पर आधारित होती है। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मनोवैज्ञानिक हेरफेर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के विचारों और भावनाओं को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। इसमें अक्सर धोखा, भावनात्मक शोषण और गलत सूचना यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया जाता है। उदाहरण,
एक बॉस अपने कर्मचारी को यह महसूस करवा सकता है कि अगर उसने देर तक काम नहीं किया तो वह अपनी नौकरी खो देगा, भले ही ऐसा कोई नियम ना हो। एक व्यक्ति अपने मित्र को इस तरह प्रभावित कर सकता है कि वह हमेशा उसकी मदद करता रहे, भले ही वह खुद मुश्किल में क्यों ना हो। नंबर 2, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। माइंड कंट्रोल का मतलब है कि किसी व्यक्ति के विचारों और निर्णय लेने की प्रक्रिया को इतनी बारीकी से प्रभावित करना कि वह स्वतंत्र रूप से सोचने में असमर्थ हो जाए। यह तकनीक अक्सर धार्मिक पंथों, आतंकवादी संगठनों और कट्टरपंथी समूहों द्वारा अपनाई जाती है। ब्रेन वॉशिंग में किसी व्यक्ति की मूल विचारधारा को बदलने और उसे नए विचारधारा अपनाने के लिए मजबूर करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह अक्सर धीरे धीरे और लगातार किया जाता है। नंबर 3, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी खुद की सोच, यादें या धारणाएं गलत हैं। इसका उपयोग अक्सर विषाक्त यानी टॉक्सिक संबंधों में किया जाता है, यानी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में किया जाता है। उदाहरण, एक पति अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह चीज़ें भूल जाता है, जबकि वास्तव में वह चीज़ें कभी हुई भी नहीं थी। कोई व्यक्ति बार बार किसी दोस्त को यह महसूस करवा सकता है कि वह हमेशा गलत निर्णय लेता है ताकि वह अपनी आत्मनिर्भरता को खो बैठे। नंबर 4, परसुएशन और हिप्नोसिस। परसुएशन एक सकारात्मक तकनीक हो सकती है, लेकिन जब इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है तो यह डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा बन जाती है। हिप्नोसिस का उपयोग भी कई बार लोगों को उनकी चेतना की अवस्था में बदलाव लाने के लिए किया जाता है, जिससे वे दूसरों के निर्देशों का पालन करने के लिए अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। 1.3, डार्क साइकोलॉजी का उपयोग कौन करता है? डार्क साइकोलॉजी का उपयोग कई प्रकार के लोग करते हैं, जिनमें शामिल है नंबर 1, नार्सिसिस्ट। ऐसे लोग जो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए दूसरों को हेरफेर करते हैं। नंबर 2, साइकोपैथ। जो लोग भावनात्मक रूप से असंवेदनशील होते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। नंबर 3, समाजोपैथ। जो लोग सामाजिक नियमों और नैतिकता की परवाह नहीं करते। नंबर 4, धोखेबाज। जो लोग दूसरों से पैसे या संसाधन लेने के लिए हेरफेर का उपयोग करते हैं। 1.4, क्या डार्क साइकोलॉजी केवल नकारात्मक है? यह जरूरी नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी हमेशा नकारात्मक हो। यदि इसका उपयोग आत्मसंरक्षण, प्रेरणादायक नेतृत्व और प्रभावशाली संवाद के लिए किया जाए, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अच्छे से बातचीत करने की कला के लिए किया जाए, तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अच्छे नेता को यह समझना चाहिए कि वह अपने अनुयायियों को किस प्रकार प्रेरित कर सकता है। एक सेल्स पर्सन को यह जानना आवश्यक है कि वह अपने ग्राहक को कैसे प्रभावित कर सकता है। माता पिता को यह समझने की जरूरत होती है कि वे अपने बच्चों को सही रास्ते पर कैसे रख सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम डार्क साइकोलॉजी को समझें और यह सीखें कि इसे सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यह भी जानें कि इसके नकारात्मक प्रभावों से कैसा बचा जा सकता है। यह अध्याय डार्क साइकोलॉजी की मूल अवधारणा को स्पष्ट करता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में मौजूद है। यह न केवल हमें दूसरों के मानसिक हेरफेर से बचने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रभावशाली संवाद यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अच्छे से बातचीत करने की कला और आत्मसंरक्षण के लिए इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम गहराई से उन तकनीकों का अध्ययन करेंगे जिनका उपयोग लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं और कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। अध्याय 2, मनोवैज्ञानिक हेरफेर की तकनीकें। मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को इस तरह नियंत्रित करने की कोशिश करता है कि वे उसकी इच्छा अनुसार कार्य करें। यह प्रक्रिया कई बार इतनी सूक्ष्म होती है कि पीड़ित व्यक्ति को यह एहसास तक नहीं होता कि उसके साथ हेरफेर किया जा रहा है। इस अध्याय में हम उन मुख्य तकनीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे जिनका उपयोग मनोवैज्ञानिक हेरफेर के लिए किया जाता है और यह भी समझेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है।
2.1 मनोवैज्ञानिक हेरफेर क्या है? मनोवैज्ञानिक हेरफेर का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी के प्रभावित करना, जिससे वह हेरफेर करने वाले व्यक्ति के अनुसार व्यवहार करे। यह अक्सर आत्मविश्वास को कमजोर करने, अपराध बोध महसूस कराने और मानसिक भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। मैनिपुलेटिव व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करने के लिए कई रणनीतियों को अपनाते हैं, जिनमें शामिल हैं झूठ बोलना, आधे सच बताना, भावनात्मक ब्लैकमेल करना और पीड़ित को दोषी ठहराना। 2.2 मनोवैज्ञानिक हेरफेर की सामान्य तकनीकें। नंबर 1, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक मानसिक रणनीति है जिसमें व्यक्ति किसी को यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि उसकी यादें, विचार और धारणाएं गलत हैं। इसका उद्देश्य पीड़ित को मानसिक रूप से कमजोर करना और आत्मसंदेह यानी सेल्फ डाउट पैदा करना होता है। उदाहरण, कोई बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, तुमने तो कभी यह रिपोर्ट जमा ही नहीं की, जबकि कर्मचारी को याद है कि उसने इसे सौंपा था। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। अपनी यादों और तथ्यों पर विश्वास बनाए रखें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने अनुभव साझा करें। गैसलाइटिंग करने वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। चलिए अब हम समझते हैं गिल्ट ट्रिपिंग को। गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति किसी को अपराध बोध महसूस करवाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, तुमने मेरी मदद नहीं की, इसका मतलब है कि हमारी दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जाए। अपराध बोध के दबाव में आकर निर्णय ना लें। भावनाओं को तर्कसंगत तरीके से समझें। अपनी सीमाएं यानी बाउंड्रीज तय करें और ना कहना सीखें। चलिए अब हम समझते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट को। साइलेंट ट्रीटमेंट एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी गलती के बिना अनदेखा करना या बात करना बंद कर देना शामिल है। इसका उद्देश्य सामने वाले को परेशान करके उसे मानसिक रूप से कमजोर बनाना होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति किसी तर्क वितर्क के बाद बिना कोई कारण बताए बात करना बंद कर देता है। एक बॉस अपने कर्मचारी की गलती के बिना उसे इग्नोर करने लगता है। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। समझे कि यह एक मैनिपुलेटिव रणनीति है। व्यक्ति से सीधे बात करके कारण जानने की कोशिश करें। बार बार ऐसे व्यवहार को सहन ना करें, बल्कि आत्मसम्मान बनाए रखें। इसके बाद है धमकी देना। कई बार लोग मानसिक दबाव डालने के लिए धमकियों का सहारा लेते हैं। यह धमकियां शारीरिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप में हो सकती हैं। उदाहरण, एक बॉस कर्मचारी से कहता है, अगर तुमने ओवरटाइम नहीं किया तो तुम्हारी पदोन्नति रोक दी जाएगी। एक व्यक्ति अपने साथी से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलिए बात करते हैं अब इससे कैसे बचा जा सकता है। धमकियों को गंभीरता से ले और उचित कार्यवाही करें। आत्मनिर्भर बने और दूसरों की धमकियों पर निर्भर ना रहे। जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लें। इसके बाद है पीड़ित बनने का नाटक। कुछ लोग बार बार खुद को पीड़ित दिखाकर दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने और उनके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति कहता है, तुम हमेशा मुझे दुखी करते हो, जबकि उसने खुद ही गलत व्यवहार किया था। एक बॉस कहता है, कंपनी के बुरे हालात तुम्हारी वजह से ही है, जबकि असली कारण कुछ और होता है। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। तर्कसंगत रूप से स्थिति का विश्लेषण करें। पीड़ित दिखने वाले व्यक्ति की हर बात पर तुरंत विश्वास ना करें। खुद को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल ना होने दें। 2.3 मनोवैज्ञानिक हेरफेर से बचने के तरीके। नंबर 1, आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस विकसित करें। समझे कि कोई व्यक्ति आपको हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। नंबर 2, सीमाएं तय करें। सेट बाउंड्रीज, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करें। नंबर 3, भावनात्मक नियंत्रण रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि कोई व्यक्ति आपको गिल्ट ट्रिपिंग या गैस लाइटिंग के माध्यम से प्रभावित ना कर सके। नंबर 4, ना कहना सीखे। अगर कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है तो बिना झिझक ना कहना सीखे। नंबर 5, सत्यापन करें यानी फैक्ट को चेक करें। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो अपनी यादों और तथ्यों की पुष्टि करें। नंबर 6, विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। यदि आप संदेह में हैं तो
किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से परामर्श लें। मनोवैज्ञानिक हेरफेर एक शक्तिशाली तकनीक है जिसे कुछ लोग अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस अध्याय में हमने गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, धमकियों और पीड़ित बनने के नाटक जैसी तकनीकों को समझा। इसके अलावा हमने यह भी जाना कि कैसे इन तकनीकों से बचा जा सकता है और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग की गहराई से पड़ताल करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे कुछ लोग दूसरों की सोच और विश्वासों को पूरी तरह बदल देते हैं। अध्याय 3, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग की रणनीतियाँ। माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग वे तकनीकें हैं जिनका उपयोग लोगों के विचार, विश्वास और व्यवहार को बदलने के लिए किया जाता है। यह एक गुप्त और शक्तिशाली प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग तानाशाह, अपराधी, धार्मिक पंथ और कई बार व्यक्तिगत संबंधों में भी किया जा सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि माइंड कंट्रोल कैसे काम करता है, कौन कौन सी तकनीकें इसमें इस्तेमाल होती हैं और इससे बचने के प्रभावी उपाय क्या है। 3.1 माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग क्या है। माइंड कंट्रोल का अर्थ है किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को इस तरह नियंत्रित करना कि वह हेरफेर करने वाले व्यक्ति या समूह के अनुसार कार्य करे। ब्रेन वॉशिंग एक चरम तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की मौलिक सोच, विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करके उसमें नए विचार या सिद्धांत डाले जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है और कई बार व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 3.2 माइंड कंट्रोल की प्रमुख तकनीकें। नंबर 1, दोहराव यानी कि रिपीटेशन। अगर कोई बात बार बार दोहराई जाए तो व्यक्ति उसे सच मानने लगता है। माइंड कंट्रोल के लिए इस तकनीक का बहुत उपयोग किया जाता है। उदाहरण नंबर 1, प्रोपोगेंडा। सरकारें और राजनीतिक दल अक्सर एक ही संदेश को बार बार दोहराकर जनता की सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, विज्ञापन। ब्रांड्स अपने उत्पाद को सबसे बेहतर दिखाने के लिए बार बार एक ही संदेश दोहराते हैं जिससे उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। नंबर 3, धार्मिक कट्टरता। कुछ पंथ या संगठन अपने अनुयायियों को बार बार वही विचार सुनाते हैं जिससे वे अपने पुराने विश्वास छोड़कर नए विचारों को स्वीकार कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। हर सूचना पर तर्कसंगत ढंग से विचार करें। किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए सच ना माने क्योंकि वह बार बार कही जा रही है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और तुलना करें। नंबर 2, अलगाव यानी कि आइसोलेशन। जब किसी व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों और समाज से दूर कर दिया जाता है तो वह अधिक संवेदनशील और नियंत्रण में आने योग्य हो जाता है। उदाहरण, किसी पंथ में भर्ती होने वाले लोगों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है। भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाले लोग अपने पार्टनर को परिवार और दोस्तों से दूर कर देते हैं जिससे वे पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाए। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को इतना व्यस्त रखती है कि वे बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और पूरी तरह कंपनी के नियमों का पालन करने लगते हैं। चलिए बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। सामाजिक रूप से सक्रिय रहे और अपने करीबी लोगों से संपर्क बनाए रखे। अगर कोई व्यक्ति या समूह आपको दूसरों से दूर करने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क हो जाइए। अपनी मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखें और बाहरी दुनिया की जानकारी लेते रहे। नंबर 3, डर और धमकी। डर और धमकी का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रण में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है तो वह ज़्यादा आसानी से दूसरों के आदेश मानने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण, तानाशाह सरकारें अपने नागरिकों को डराकर अपने नियंत्रण में रखती है। धार्मिक संगठन अपने अनुयायियों को सजा या नर्क का डर दिखाकर नियंत्रित करते हैं। विषाक्त रिश्तों यानी टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग धमकियों का इस्तेमाल करके अपने साथी पर हावी होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। डर की स्थिति में तर्कसंगत तरीके से सोचें और निर्णय लें। भय के आधार पर लिए गए निर्णयों की दोबारा समीक्षा करें यानी कि एनालिसिस करें। जरूरत पड़ने पर कानूनी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें। नंबर 4, गिल्ट ट्रिपिंग या शर्मिंदगी। लोगों को उनके निर्णयों या विचारों के लिए दोषी महसूस कराकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण, किसी समूह में
शामिल न होने पर कहा जाता है कि तुम हमारे विरोधी हो। किसी परिवार में बच्चों को यह कहकर दबाव में डाला जाता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। अपराध बोध के आधार पर कोई निर्णय ना ले। किसी भी विचारधारा को अपनाने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। नंबर 5, झूठ और भ्रामक जानकारी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, अवैज्ञानिक अवधारणाएं फैलाकर लोगों को डराया जाता है। गलत ऐतिहासिक तथ्यों का इस्तेमाल करके लोगों की मानसिकता बदली जाती है। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। हमेशा विभिन्न स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। किसी भी जानकारी को आंख बंद करके ना माने। 3.3 माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग से बचने के उपाय। नंबर 1, स्वतंत्र सोच विकसित करें। अपने विचारों को प्रभावित होने से बचाने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचें और विश्लेषण करें। नंबर 2, सूचना की पुष्टि करें। किसी भी नई जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच करें। नंबर 3, भावनाओं को नियंत्रित करें। डर, अपराध बोध और शर्मिंदगी का उपयोग माइंड कंट्रोल के लिए किया जाता है, इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। नंबर 4, अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति या समूह आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क हो जाए। नंबर 5, सामाजिक रूप से सक्रिय रहे। अलगाव माइंड कंट्रोल की एक प्रमुख रणनीति है, इसलिए परिवार और दोस्तों से जुड़े रहे। नंबर 6, मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को पहचानें। यदि कोई व्यक्ति या संगठन आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी रणनीति को समझें और उससे बचने की कोशिश करें। माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग ऐसी प्रक्रिया है जिनका उपयोग लोगों की सोच और व्यवहार को पूरी तरह बदलने के लिए किया जाता है। इस अध्याय में हमने उन प्रमुख तकनीकों को जाना जिनका उपयोग माइंड कंट्रोल के लिए किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगले अध्याय में हम गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियों यानी कि कवर्ट साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो लोग दूसरों को हेरफेर करने के लिए अपनाते हैं। अध्याय 4, गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ यानी कवर्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ वे तकनीकें होती हैं जिनका उपयोग लोग दूसरों के व्यवहार और सोच को बिना उसकी जानकारी के प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये तकनीकें अक्सर हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन के लिए उपयोग की जाती हैं, जिससे व्यक्ति अनजाने में दूसरों के नियंत्रण में आ जाता है। इस अध्याय में हम उन गुप्त रणनीतियों का अध्ययन करेंगे जिनका उपयोग राजनीतिक सेवा, व्यवसायी, विक्रेता, धार्मिक पंथ और व्यक्तिगत रिश्तों में हेरफेर करने वाले लोग करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन तकनीकों को पहचान कर उनसे कैसे बचा जा सकता है। 4.1, गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ क्या है। गुप्त रणनीतियाँ उन मानसिक ट्रिक्स का उपयोग करती है जिनमें व्यक्ति को बिना किसी प्रत्यक्ष दबाव के प्रभावित किया जाता है। ये तकनीकें बहुत सूक्ष्म होती हैं और व्यक्ति को यह महसूस भी नहीं होता कि उसके निर्णयों और भावनाओं को प्रभावित किया जा रहा है। इन तकनीकों का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। नंबर 1, व्यवसाय और मार्केटिंग में उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करने और ब्रांड पर भरोसा करने के लिए। नंबर 2, राजनीति में जनता को एक विशेष विचारधारा या नेता का समर्थन करने के लिए प्रेरित करने के लिए। नंबर 3, धार्मिक पंथों में अनुयायियों को अपने संगठन के प्रति समर्पित करने के लिए। नंबर 4, निजी रिश्तों में साथी या दोस्तों को नियंत्रित करने और उन पर हावी होने के लिए। अब हम उन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को विस्तार से समझेंगे। 4.2, गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ और उनका प्रभाव। नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक हेरफेर करने की रणनीति है जिसमें व्यक्ति को धीरे धीरे यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी अपनी स्मृतियाँ, विचार और भावनाएं गलत हैं। उसका उद्देश्य व्यक्ति को भ्रमित करना और मानसिक रूप से कमजोर बनाना होता है। उदाहरण, नंबर 1, रिश्तों में अगर कोई व्यक्ति अपनी साथी की भावनाओं और यादों को बार बार गलत ठहराता है तो वह व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है। नंबर 2, कार्यस्थल पर कोई बॉस अपने कर्मचारी को बार बार यह कहकर नीचा दिखा सकता है कि तुम्हारी समझ हमेशा गलत होती है। नंबर 3, समाज में अगर किसी समूह को लगातार यह कहा जाए कि उनका इतिहास या अनुभव गलत है तो वे अपनी पहचान को लेकर भ्रमित हो सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। अपनी यादों और विचारों पर भरोसा रखें, तर्कसंगत सोच अपनाएं और तथ्यों की जांच करें। भावनात्मक हेरफेर करने वालों से दूरी बनाए रखें। नंबर 2, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग एक तकनीक है जिसमें एक ही तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह अलग अर्थ देने लगे। इससे व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण, विज्ञापन में इस उत्पाद का 90% उपभोगकर्ता संतुष्ट है, यह सकारात्मक फ्रेमिंग है। राजनीति में किसी घटना को इस तरह प्रस्तुत करना कि वह जनता की सोच को नियंत्रित करे। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। किसी भी सूचना को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करें। सिर्फ एक ही पक्ष की बात सुनकर निष्कर्ष पर ना पहुंचे। नंबर 3, सामाजिक प्रमाण यानी कि सोशल प्रूफ। जब लोग किसी चीज़ को इसलिए सही मानते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी उसे सही मानते हैं, तो इसे सामाजिक प्रमाण कहा जाता है। उदाहरण, ऑनलाइन शॉपिंग में अगर किसी उत्पाद को हजारों सकारात्मक रिव्यू मिले हैं तो लोग उसे खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। राजनीति में जब भीड़ किसी विशेष नेता का समर्थन करती है तो अन्य लोग भी उसका समर्थन करने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। किसी भी चीज़ को केवल इसलिए ना माने क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। स्वतंत्र रूप से तर्कसंगत निर्णय ले। नंबर 4, कृत्रिम दुर्बलता यानी कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। यह तकनीक तब उपयोग की जाती है जब लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि कोई चीज़ बहुत दुर्लभ है, जिससे वे उसे पाने के लिए अधिक तत्पर हो जाते हैं। उदाहरण, नंबर 1, सिर्फ 24 घंटे के लिए सेल। ग्राहक जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं। नंबर 2, सीमित संस्करण का उत्पाद। लोग इसे पाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। खरीदारी या निर्णय लेने से पहले सोचें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। किसी चीज़ की असली कीमत और उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करें। नंबर 5, भावनात्मक हेरफेर यानी कि इमोशनल मैनिपुलेशन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं का उपयोग करके उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो इसे भावनात्मक हेरफेर कहा जाता है। उदाहरण, गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। पीड़ित बनने की रणनीति, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। चलिए अब बात करते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है। किसी भी निर्णय को केवल भावनाओं के आधार पर ना ले। यदि कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है तो उससे दूरी बनाएं। 4.3, गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से बचने के उपाय। नंबर 1, आत्म जागरूक बने। यह समझे कि लोग आपकी भावनाओं और सोच को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 2, संदेह करें और प्रश्न पूछें। किसी भी बात को आंख बंद करके ना माने। नंबर 3, अपनी सोच विकसित करें। स्वतंत्र रूप से सोचें और हर चीज़ का विश्लेषण करें। नंबर 4, भावनात्मक हेरफेर को पहचानें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको गिल्ट ट्रिपिंग, गैस लाइटिंग या डराने की कोशिश कर रहा है तो सतर्क रहे। नंबर 5, स्वतंत्र निर्णय ले। किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त करें। गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ बहुत शक्तिशाली होती हैं और अनजाने में हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं। इस अध्याय में हमने गैस लाइटिंग, फ्रेमिंग, सामाजिक प्रमाण, कृत्रिम दुर्बलता और भावनात्मक हेरफेर जैसी तकनीकों को समझा और उनसे बचने के उपाय सीखे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे इन गुप्त तकनीकों का उपयोग करके प्रभावशाली व्यक्तित्व विकसित किया जा सकता है और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का सकारात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है।
अध्याय 6 माइंड रीडिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आप कभी किसी व्यक्ति से बिना शब्दों के यह समझ पाए हैं कि वह क्या सोच रहा है? क्या आपने कभी किसी की आंखों, चेहरे के हाव-भाव या शरीर की भाषा को देखकर उसके मन की स्थिति का अंदाजा लगाया है? यह अध्याय माइंड रीडिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना शब्दों के संवाद यानी बातचीत करने की कला पर केंद्रित है। यहाँ हम जानेंगे कि लोग बिना बोले भी अपनी भावनाएं और विचार कैसे व्यक्त करते हैं और हम कैसे दूसरों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। 6.1 माइंड रीडिंग क्या है? माइंड रीडिंग का मतलब यहाँ नहीं है कि आप किसी के दिमाग में झांककर उसके विचार पढ़ सकते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, आंखों की गति, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस से उसकी भावनाओं और मनसाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, क्या माइंड रीडिंग संभव है? नंबर एक, वैज्ञानिक रूप से दिमाग पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक संकेतों यानी साइकोलॉजिकल क्यूज को समझकर किसी भी व्यक्ति की सोच और भावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। यह कौशल विशेष रूप से सेल्समैन, नेता, मनोवैज्ञानिक और हेर फेर करने वाले लोग यानी कि मैनिपुलेटर्स उपयोग करते हैं। माइंड रीडिंग का सही उपयोग करने से हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और अधिक प्रभावी बातचीत कर सकते हैं। 6.2 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रमुख संकेत। हमारी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव हमारे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। शोध बताते हैं कि 55% संवाद यानी बातचीत बॉडी लैंग्वेज से होती है, 38% आवाज के लहजे से और 7% शब्दों से। नंबर एक, आंखों की भाषा, आई मोमेंट्स। आंखें मन की खिड़की होती है। व्यक्ति की आंखों को देखकर उसके मन की स्थिति समझी जा सकती है। सीधा आंखों में देखना आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। बार बार पलकें झपकाना झूठ बोलने या घबराहट का संकेत है। नीचे देखना शर्म, संकोच या अपराध बोध का संकेत है। बाएं ओर देखना कुछ याद करने की कोशिश करना। दाएं ओर देखना कुछ नया करने या झूठ बोलने का संकेत है। नंबर दो, चेहरे के हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे दिमाग पर हमारी भावनाएं झलकती है। नंबर दो, चेहरे के हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे चेहरे पर हमारी भावनाएं झलकती है। मुस्कान, वास्तविक मुस्कान में आंखों के किनारे झुर्रियां पड़ती है। नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक सीमित होती है। बोहे चढ़ाना, आश्चर्य या संकेत। नाक सिकुड़ना, घृणा या असहमति। अचानक चेहरे का रंग बदलना शर्मिंदगी, डर या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। नंबर तीन, शरीर की मुद्राएं यानी कि बॉडी पोस्चर। शरीर की मुद्रा बहुत कुछ कहती है। सीधा और खुला शरीर आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है। झुकी हुई मुद्रा आत्मसंदेह या निराशा को प्रदर्शित करती है। हाथ बांधकर खड़े रहना आत्मरक्षा या असहमति का संकेत है। झुककर किसी की ओर बढ़ना दिलचस्पी और ध्यान देने का संकेत है। नंबर चार, हाथों और पैरों की गतिविधियां, हैंड एंड फीट मूवमेंट। हाथों को मलना घबराहट या बेचैनी, मुट्ठी खींचना गुस्सा या हताशा, पैर हिलाना चिंता या अधीरता, हाथों को छिपाना किसी बात को छुपाने की कोशिश करने जैसा है। 6.3 माइंड रीडिंग की मनोवैज्ञानिक तकनीक। नंबर एक, कोल्ड रीडिंग। यह तकनीक उन लोगों द्वारा उपयोग की जाती है जो दूसरों के व्यक्तित्व और विचारों का अनुमान लगाकर उनके मनोभाव को समझना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के कपड़े, हाव भाव और बोलने के तरीके से उसकी सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सामान्य बातें बोलकर व्यक्ति के जवाबों को पढ़कर उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करना। उदाहरण, आपके जीवन में हाल ही में कोई बदलाव आया है? यह एक सामान्य वाक्य है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सही मानेंगे और अपनी बातें बताने लगेंगे। नंबर दो, हॉट रीडिंग। यह तकनीक तब उपयोग होती है जब पहले से व्यक्ति की कुछ जानकारी प्राप्त हो। उदाहरण, अगर कोई ज्योतिषी पहले से आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपकी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ले और फिर वह कहे आपके हाल ही में करियर को लेकर कुछ उलझनें चल रही है, तो आपको लगेगा कि वह आपके मन की बात जानता है। नंबर तीन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि एनएलपी। एनएलपी एक संचार तकनीक है जिसमें लोग दूसरों की भाषा और व्यवहार पैटर्न को समझकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मिररिंग, अगर आप किसी व्यक्ति के हाव भाव और बोलने के तरीके की नकल करते हैं तो वह व्यक्ति आपको अपना साथी मानने लगता है। एंकरिंग, किसी विशेष शब्द या इशारे को बार बार उपयोग करके व्यक्ति की सोच को प्रभावित करना। 6.4 माइंड रीडिंग का सही और गलत उपयोग। माइंड रीडिंग और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज्ञान का उपयोग दो तरीके से किया जा सकता है। नंबर एक, सकारात्मक उपयोग।
दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना, आत्मविश्वास और संवाद कौशल बढ़ाना यानी कि बातचीत करने की कला को बढ़ाना, प्रभावी नेतृत्व और टीम वर्क में सुधार करना। नंबर 2, नकारात्मक उपयोग, दूसरों को हेरफेर करना और धोखा देना, झूठे दावे करके लोगों को गुमराह करना, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण स्थापित करके किसी का फायदा उठाना। इस अध्याय में हमने सीखा कि माइंड रीडिंग केवल एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेतों को समझने के लिए किया जाता है। हमने यह भी जाना कि आंखों, चेहरे के हाव भाव, शरीर की मुद्रा और हाथ पैरों की गतिविधियों से किसी की मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम मनोवैज्ञानिक हेरफेर की सबसे खतरनाक तकनीक के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिनका उपयोग समाज में शक्तिशाली लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अध्याय 7, मनोवैज्ञानिक हेरफेर की खतरनाक तकनीकें, डेंजरस टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह कुछ लोग अत्यंत चालाकी और योजनाबद्ध तरीकों से दूसरों के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। ये तकनीकें अक्सर इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाला व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन हो रहा है। ये विधियाँ रिश्तों, व्यापार, राजनीति और सोशल मीडिया तक में उपयोग की जाती है। 7.1 हेरफेर क्या है? हेरफेर यानी कि मैनिपुलेशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सोच, भावना या निर्णय को प्रभावित करता है बिना उसके स्पष्ट रूप से जाने। यह सकारात्मक भी हो सकती है, जैसे किसी बच्चे को प्रेरित करना, लेकिन यहाँ हम नकारात्मक हेरफेर की बात कर रहे हैं जहाँ किसी का फायदा उठाने की नीयत होती है। 7.2 मनोवैज्ञानिक हेरफेर की खतरनाक तकनीकें। नंबर 1, गैसलाइटिंग। यह एक खतरनाक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि उसकी सोच, यादें या अनुभव गलत हैं। इस तकनीक का उद्देश्य व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को तोड़ना। उदाहरण, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका प्रभाव पीड़ित व्यक्ति खुद पर शक करने लगता है और पूरी तरह हेरफेर करने वाले पर निर्भर हो जाता है। नंबर 2, साइलेंट ट्रीटमेंट। इस तकनीक में व्यक्ति जानबूझकर बात करना बंद कर देता है या किसी को इग्नोर करता है ताकि सामने वाला बेचैन हो जाए और मनाने लगे। इस तकनीक का उद्देश्य भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक दबाव बनाना है। इस तकनीक का प्रभाव पीड़ित व्यक्ति आत्मग्लानि और असुरक्षा महसूस करने लगता है। नंबर 3, गिल्ट ट्रैपिंग। इसमें सामने वाले व्यक्ति को दोषी महसूस कराया जाता है ताकि वह हेरफेर करने वाली की बात मान जाए। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से ही मैं दुखी हूँ। इसका प्रभाव व्यक्ति आत्मग्लानि से ग्रस्त होकर बिना सोचे निर्णय लेने लगता है। नंबर 4, ट्रायंगलिंग। इसमें एक तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर किसी रिश्ते या स्थिति को और उलझा दिया जाता है। नंबर 4, ट्रायंगलिंग। इसमें एक तीसरे व्यक्ति को बीच में लाकर किसी रिश्ते या स्थिति को और उलझा दिया जाता है। उदाहरण, वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचता है, देखो बाकी लोग भी मेरी बात से सहमत हैं। इस तकनीक का उद्देश्य पीड़ित को अलग थलग करना और खुद को मजबूत साबित करना। नंबर 5, नेगिंग। यह एक सूक्ष्म अपमान करने की तकनीक होती है जिसमें सामने वाले को छोटा महसूस कराया जाता है ताकि वह हेरफेर करने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करे। उदाहरण, तुम स्मार्ट हो लेकिन तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत थी, तुम अच्छे लगते हो, अगर थोड़ा वजन घटा लो तो तुम और भी अच्छे दिखोगे। इसका प्रभाव व्यक्ति आत्मसंदेह में चला जाता है और अधिक वैलिडेशन खोजता है। नंबर 6, शिकार बनने का दिखावा, प्लेइंग द विक्टिम। हेरफेर करने वाला खुद को पीड़ित दिखाता है ताकि दूसरों की सहानुभूति पाकर वह उन्हें नियंत्रण में रख सके। उदाहरण, मुझे हमेशा सबने धोखा दिया, अब तुम भी ऐसा करोगे, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इस तकनीक का उद्देश्य दया और गिल्ट के आधार पर दूसरों को अपने अनुसार चलाना। 7.3, हेरफेर से बचने के उपाय। नंबर 1, सीमा तय करें, सेट बाउंड्रीज। अपनी मानसिक, भावनात्मक और समय की सीमाएं तय करें और किसी को उन्हें पार ना करने दें। नंबर 2, गिल्ट से बाहर निकले। अगर आपको बार बार गिल्ट ट्रिप कराया जा रहा है तो शांत दिमाग से सोचें कि क्या आप वाकई गलत हैं या हेरफेर का शिकार हो रहे हैं। नंबर 3, सहजता से नहीं माने। हर बार हाँ ना कहे, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखे। नंबर 4, खुलकर बात करें। अगर कोई बार बार इग्नोर कर रहा है या भावनात्मक दबाव बना रहा है तो सीधी और शांत बातचीत करें।
नंबर 5, मनोवैज्ञानिक सहायता ले। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी मानसिक शांति छीन रहा है तो किसी प्रोफेशनल से बात करें। इस अध्याय में हमने सीखा कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर कई खतरनाक रूप ले सकता है, जैसे कि गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, ट्रायंगलिंग आदि। ये तकनीक दूसरों की मानसिक स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सचेत रहना और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही इन तकनीकों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे मास माइंड कंट्रोल यानी भीड़ के दिमाग को एक साथ नियंत्रित किया जाता है, जो अक्सर राजनीति, धर्म, मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। अध्याय 8, मास माइंड कंट्रोल, भीड़ के दिमाग पर नियंत्रण की कला। क्या आपने कभी भीड़ को किसी नारे, नेता या विचार के पीछे अंधभक्ति से जाते हुए देखा है? क्या आपने महसूस किया है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी भावना में बहते हैं तो उनका व्यक्तिगत सोचने का तरीका खत्म हो जाता है? इस अध्याय में हम मास माइंड कंट्रोल की ताकत और उसकी खतरनाक रणनीतियों को समझेंगे, यानी वो तकनीकें जिनसे पूरी की पूरी जनता को प्रभावित किया जा सकता है बिना उनकी जानकारी के। 8.1 मास माइंड कंट्रोल क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रचार, भावनात्मक अपील और दोहराव के माध्यम से किसी समुदाय या समाज के बड़े हिस्से की सोच, भावनाओं और व्यवहार को बदला या नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण, राजनीतिक प्रचार, धर्म आधारित आंदोलन, ब्रांड प्रचार और विज्ञापन, और सोशल मीडिया ट्रेंड्स। 8.2 भीड़ के मनोविज्ञान की समझ। नंबर 1, व्यक्तिगत सोच का खो जाना। जब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है तो वह अपनी सोचने की क्षमता को भी भीड़ के विचारों में विलीन कर देता है। इसका नतीजा वह दूसरों के कहे पर विश्वास करने लगता है। वह अधिक भावुक और प्रतिक्रियाशील हो जाता है। तर्क की जगह भावना काम करने लगती है। नंबर 2, भावनात्मक उकसावा। भीड़ को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका होता है भावनाओं को भड़काना, जैसे डर, गुस्सा, गर्व या आशा। उदाहरण, अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमारे धर्म या राष्ट्र का अपमान हुआ है, बदला लेना होगा। 8.3 मास माइंड कंट्रोल की प्रमुख तकनीकें। नंबर 1, रिपीटेशन। अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। उदाहरण, बार बार प्रचार करना, XYZ ही देश का एकमात्र रक्षक है। विज्ञापन में बार बार स्लोगन दोहराना। नंबर 2, फियर अपील। लोगों को डराकर उनके विचारों को नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण, अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। नंबर 3, हीरो क्रिएशन। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श या मसीहा जैसी छवि बनाई जाती है जिसे लोग आग मूंद कर फॉलो करने लगते हैं। उदाहरण, राजनीतिक नेता को देश का रक्षक या माता पिता जैसा बताया जाता है। नंबर 4, इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। हम बनाम वो। भीड़ को बांटने और जोड़ने के लिए यह तकनीक उपयोग होती है। हम सही हैं, वो गलत है। उदाहरण, हम सच्चे देशभक्त हैं, बाकी गद्दार हैं। हमारे धर्म के लोग सही हैं, बाकी कट्टर हैं। नंबर 5, मीडिया कंट्रोल और सेंसरशिप। जो देखा सुना जाएगा वही सच लगेगा, इसलिए बड़े पैमाने पर मीडिया, सोशल मीडिया और सूचनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। 8.4 मास माइंड कंट्रोल के उदाहरण। नंबर 1, हिटलर का प्रचार अभियान। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जनभावना भड़काकर पूरे देश को युद्ध और नरसंहार के लिए तैयार कर दिया था। नंबर 2, ब्रांड्स का उपभोक्ता मानसिकता पर नियंत्रण। बड़े ब्रांड लगातार दोहराव, प्रभावशाली छवियों और प्रभावशाली लोगों के माध्यम से उपभोक्ताओं की पसंद को बदलते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। एक गलत खबर अगर वायरल हो जाए तो लाखों लोग उसे सच मानकर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। 8.5, इससे कैसे बचें। नंबर 1, तथ्यों की पुष्टि करें। किसी भी बात को तुरंत सच मानने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करें। नंबर 2, भावनात्मक नहीं तर्क संगत सोच अपनाएं। डर, क्रोध या गर्व जैसी भावनाओं के प्रभाव में निर्णय ना लें। नंबर 3, स्वतंत्र सोच विकसित करें। भीड़ से अलग होकर सोचने की हिम्मत रखें। नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स। ज़रूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना फ़ायदेमंद हो सकता है। मास माइंड कंट्रोल एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक है
जिसका उपयोग समाज, राजनीति, धर्म और व्यापार में बार बार होता है। यदि हम इसके संकेतों को पहचानना और उससे बचाव करना सीख जाए तो हम अपनी स्वतंत्र सोच और निर्णय शक्ति को बनाए रख सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डार्क परसुएशन टेक्निक्स क्या होती है, यानी वह गुप्त रणनीतियाँ जिनसे कोई व्यक्ति सामने वाले को बिना उसके ज्ञान के अपनी बात मनवा लेता है। अध्याय 9 डार्क परसुएशन टेक्निक्स, अदृश्य तरीके से अपनी बात मनवाना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई निर्णय खुद लिया लेकिन बाद में लगा कि किसी और ने आपको धीरे धीरे उस निर्णय की ओर ढकेला? अगर हाँ तो संभव है कि आपके ऊपर डार्क परसुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग बड़ी ही चतुराई से बिना दबाव डाले, बिना जबरदस्ती किए दूसरों को अपने हिसाब से सोचने और काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं। यह कला बहुत प्रभावशाली है लेकिन उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। 9.1 डार्क परसुएशन क्या है? परसुएशन यानी किसी को समझा बुझाकर अपनी बात मनवाना, लेकिन जब यह प्रक्रिया छिपे हुए इरादों, चालाकी या आत्मलाभ के लिए की जाती है तो यह बन जाती है डार्क परसुएशन। यह तकनीकें इतनी सूक्ष्म होती है कि पीड़ित को यह भी एहसास नहीं होता है कि वह प्रभावित हो रहा है। 9.2 डार्क परसुएशन की प्रमुख तकनीकें। नंबर 1 फुट इन द डोर तकनीक। पहले छोटी सी बात मनवाकर फिर धीरे धीरे बड़ी बातें मनवाई जाती हैं। उदाहरण, पहले आपसे बस एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाएगा, फिर धीरे धीरे आपसे सेवा, डोनेशन या समर्पण की अपेक्षा की जाएगी। इस तकनीक का उद्देश्य आपकी सहमति की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाना है। नंबर 2 डोर इन द फेस तकनीक। पहले आपसे बहुत बड़ी मांग की जाती है जिसे आप मना कर देते हैं, फिर तुरंत एक छोटी मांग रख दी जाती है जिसे आप शर्म या दया में मान लेते हैं। उदाहरण, क्या आप 10,000 डोनेट करेंगे? नहीं, तो फिर 500 ही सही। अब 500 आपको कम लगेगा लेकिन असल उद्देश्य वही था। नंबर 3 रेसिप्रोसिटी ट्रैप। किसी को छोटा सा उपहार या सहायता देकर उसे यह महसूस कराना कि अब उसे बदले में कुछ देना चाहिए। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरी एक छोटी सी बात मान लो। हमने आपको फ्री गिफ्ट दिया है, क्या आप 10 मिनट का सर्वे भरेंगे? नंबर 4 नैरो चॉइस। आपको 2 या 3 सीमित विकल्प देकर ऐसा दिखाया जाता है जैसे आपके पास चॉइस है, जबकि असल में सब विकल्प उसी के फेवर में होते हैं। उदाहरण, क्या आप मुझे आज मिलना चाहेंगे या कल से आपको? इसमें मना करने का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। नंबर 5 मिररिंग और बॉडी लैंग्वेज हेरफेर। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और व्यवहार की नकल करके उसमें अपनापन और भरोसे की भावना पैदा करना। इस तकनीक का उद्देश्य, जब आप सामने वाले जैसे लगते हैं तो वह आपको जल्दी भरोसेमंद मान लेता है। नंबर 6 एंकरिंग। कोई एक अत्यधिक विकल्प दिखाकर उसके मुकाबले दूसरा विकल्प बेहतर लगने लगता है, भले ही वो महंगा ही क्यों ना हो। उदाहरण, पहले 30,000 वाला पैकेज दिखाना, फिर 10,000 वाला। अब 10,000 आपको सस्ता और वैल्यू फॉर मनी लगेगा। नंबर 7 प्री सपोजिशन। ऐसे सवाल या बातें करना जिसमें उत्तर छिपा हो, जिससे सामने वाला बिना विरोध के बात मान ले। उदाहरण, तुम कब साइन करोगे, आज या कल? यहाँ मान लिया गया है कि आप साइन करने वाले ही हैं। 9.3 ये तकनीकें कहाँ इस्तेमाल होती है? नंबर 1 मार्केटिंग और सेल्स में, उपभोक्ता को प्रोडक्ट खरीदने के लिए। नंबर 2 धर्म आधारित संगठनों में, धीरे धीरे पूर्ण समर्पण करवाने के लिए। नंबर 3 राजनीति में, लोगों को भविष्य का डर दिखाकर वोट दिलवाने के लिए। नंबर 4 रिश्तों में, पार्टनर को नियंत्रित करने या उसकी सहमति हासिल करने के लिए। 9.4 इससे कैसे बचे? हर प्रस्ताव को तर्क से जांचे, तुरंत हाँ कहने से बचे, सोचने का समय मांगे। नंबर 2 अपने ना कहने के अधिकार को पहचाने। नंबर 3 गिल्ट या एहसान के जाल में ना फंसे। नंबर 4 अगर कोई विकल्प दे रहा है सोचिए क्या कोई चौथा विकल्प भी हो सकता है। नंबर 5 बॉडी लैंग्वेज से ना बहके, शब्दों की सच्चाई पर ध्यान दे। डार्क परसुएशन टेक्निक्स समाज में हर जगह मौजूद है, विज्ञापनों से लेकर रिश्तों तक। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी स्वतंत्र सोच, आत्मसम्मान और निर्णय लेने की शक्ति को सुरक्षित रख सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मास्टर मैनिपुलेटर की मानसिकता, यानी वे लोग जो इन सभी तकनीकों में माहिर होते हैं, उनकी सोच कैसे काम करती है और वे दूसरों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। अध्याय 10 मास्टर मैनिपुलेटर की मानसिकता, चालाक दिमागों की दुनिया में झांकना। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से सामना किया है जो बातों बातों में दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं?
जो कभी भी गुस्सा नहीं करते पर सामने वाले को शर्मिंदा, असहाय या दोषी बना देते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं मास्टर मैनिपुलेटर्स। ये लोग ना सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करना जानते हैं, बल्कि उन्हें यह महसूस भी नहीं होने देते कि वे किसी नियंत्रण में हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मास्टर मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं, वे किन मानसिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और कैसे वे आम लोगों को अपनी मर्जी से चलाते हैं। 10.1 मास्टर मैनिपुलेटर कौन होता है? यह वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की भावनाओं, कमजोरियों और हालातों को पहचान कर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। बिना खुलकर हमला किए, बिना जोर जबरदस्ती के वे किसी भी सामाजिक, पारिवारिक या पेशेवर रोल में हो सकते हैं। बॉस, पार्टनर, दोस्त, गुरु या नेता। 10.2 मास्टर मैनिपुलेटर की सोचने की शैली, थिंकिंग स्टाइल। नंबर 1 परिणाम केंद्रित सोच, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। वे किसी भी रिश्ते या बातचीत में ये सोचते हैं, मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है। भावनाओं से ज्यादा उन्हें नतीजों की परवाह होती है। नंबर 2 दूसरों की कमजोरियों को पहचानना और उनका उपयोग करना। वे ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं और जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाला किस बात से डरता है, उसे कहाँ सराहना चाहिए, कौन सी बात उसे भावुक बना सकती है, वो किस चीज के लिए तरस रहा है। फिर वे उन भावनाओं के जरिए उसे नियंत्रित करते हैं। नंबर 3 मासूमियत का मुखौटा। मास्टर मैनिपुलेटर कभी सामने से कड़वी बात नहीं कहता। वह अक्सर नरमी, मुस्कान या पीड़ित होने का अभिनय करता है ताकि सामने वाला गिल्ट या सहानुभूति में आ जाए। नंबर 4 कंट्रोल के 3 स्तर, 3 लेयर्स ऑफ कंट्रोल। नंबर 1 बातों के जरिए, तुम मेरी बात मानोगे तो खुश रहोगे। नंबर 2 भावनाओं के जरिए, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो यह करना पड़ेगा। नंबर 3 मौन दबाव, कुछ ना कहकर चुप रहना या दूरी बनाकर दूसरों को मजबूर करना। 10.3 उनके प्रमुख हथियार। नंबर 1 गैस लाइटिंग, आपकी सोच, यादें और समझदारी को इस तरह से तोड़ना कि आप खुद पर ही शक करने लगे। उदाहरण, तुम तो हमेशा ही चीजों को बड़ा चढ़ा कर सोचते हो, मैंने ऐसा कब कहा था, तुम गलत याद कर रहे हो। नंबर 2 गिल्ट ट्रैपिंग, आपको बार बार यह एहसास दिलाना कि आपने कुछ गलत किया है और अब आपको सुधार करना चाहिए। उदाहरण, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते। नंबर 3 साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ना करके दूरी बनाकर आपको मानसिक रूप से परेशान करना ताकि आप गलती मानकर झुक जाए। नंबर 4 वर्ड ट्रैप्स, शब्दों के जाल, ऐसी बातें करना जिससे सामने वाला कुछ बोल ही ना पाए या हर हाल में दोषी लगे। जैसे, अगर तुम्हें सच में फर्क पड़ता है तो तुम ये पहले से समझ जाते, तुम्हारी ये आदत ही सबसे बड़ी परेशानी है। 10.4 मास्टर मैनिपुलेटर की पहचान कैसे करें? क्या आप बार बार खुद को दोषी महसूस करते हैं बिना गलती के? क्या आप हमेशा उसके हिसाब से सोचने और चलने लगते हैं? क्या वो कभी माफ़ी नहीं मांगता लेकिन आप बार बार माफ़ी मांगते हैं? क्या वो आपकी भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लेता? क्या आप उसके बिना डर, गिल्ट या बेचैनी महसूस करते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो संभव है कि आप किसी मैनिपुलेटर के जाल में हैं। 10.5 उनसे कैसे निपटे। नंबर 1 खुद को दोषी ना माने, पहले समझे कि समस्या आपके अंदर नहीं है, सामने वाले की मंशा में है। नंबर 2 स्पष्ट सीमाएं बनाएं, सेट बाउंड्रीज, मैं इस बात को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी बातें खुलकर कहे। नंबर 3 तर्क के बजाय तथ्य पर बात करें, भावनात्मक फंसाव से बचे और बातों को तर्क और व्यवहारिकता से समझाएं। नंबर 4 समर्थन ले, विश्वसनीय दोस्त, परिवार या प्रोफेशनल की मदद ले। मैनिपुलेटर्स अकेले शिकार को टारगेट करते हैं। मास्टर मैनिपुलेटर्स की दुनिया सतत पर सामान्य, मधुर और समझदार लगती है, लेकिन अंदर से वे बहुत रणनीतिक और स्वार्थी होते हैं। अगर आप उनकी मानसिकता को पहचान लेते हैं तो आप उनके नियंत्रण से बाहर निकल सकते हैं और अपनी आत्मसत्ता को बचा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी के बचाव के व्यवहारिक उपाय क्या है, यानी कैसे हम खुद को इन सब मानसिक हथियारों से सुरक्षित रख सकते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस पा सकते हैं। अध्याय 11 डार्क साइकोलॉजी से बचाव के व्यवहारिक उपाय, अपने दिमाग की ढाल बनाएं। अब तक हमने जाना कि डार्क साइकोलॉजी कैसे काम करती है, मैनिपुलेटर्स कैसे सोचते हैं और वे किन तरीकों से दूसरों को कंट्रोल करते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इससे बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे ऐसे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और मानसिक यानी मेंटल उपाय
जिनसे आप डार्क साइकोलॉजी के हर फंदे, धोखे और जाल से सतर्क, सुरक्षित और मजबूत रह सकते हैं। 11.1 सबसे पहला हथियार आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप खुद को नहीं जानते तो कोई और आपको अपनी मर्जी से चला सकता है। क्या करें? रोज 5 से 10 मिनट खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने किस स्थिति में ना कहना चाहा लेकिन कहा नहीं? क्या आज किसी ने मुझे गिल्ट फील करवाया? क्या मेरा कोई निर्णय बाहरी दबाव में था? इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। आप अपने व्यवहार को पहचानने लगते हैं। मैनिपुलेशन के पहले ही आपको उसका आभास हो जाता है। 11.2 भावनात्मक सीमाएं यानी कि इमोशनल बाउंड्रीज तय करना। क्या करें? स्पष्ट शब्दों में कहे, मुझे इस तरीके से बात पसंद नहीं है, मैं इस विषय पर अभी बात नहीं करना चाहता, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ और ये ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। लोग जान जाते हैं कि आप आसानी से प्रभावित नहीं होते। मैनिपुलेटर को आपके ऊपर असर डालना मुश्किल हो जाता है। 11.3 ना कहना सीखे। क्या करे? बिना सफाई दिए ना कहना शुरू करे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, अभी नहीं, बाद में देखूंगा। हर ना के साथ बहस करना जरूरी नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। आपकी आत्मसत्ता मजबूत होती है। सामने वाला आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीखता है। 11.4 माइंडफुलनेस और ध्यान। क्या करें? रोज 10 मिनट ध्यान करें। सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। दिन भर में कुछ क्षण रुककर खुद से पूछे, मैं भी क्या सोच रहा हूँ? क्या ये सोच मेरी है या किसी और ने डाली है? चलिए बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। आप अनजाने में होने वाले मानसिक प्रभावों को पहचान पाते हैं। मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। 11.5 डार्क साइकोलॉजी तकनीकों की समझ रखना। क्या करें? जैसे आपने यह किताब पढ़ी, ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहे। यूट्यूब पर साइकोलॉजी मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग के उदाहरण देखें। चलिए बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। जब तकनीक सामने आती है, आप उसे पहचान लेते हैं, आप दूसरों को भी उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। 11.6 सपोर्ट सिस्टम बनाएं। क्या करें? अपने जैसे सोचने वाले दोस्तों का नेटवर्क बनाएं। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से समय समय पर बातचीत करें। चलिए इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। आप अकेले महसूस नहीं करेंगे। मैनिपुलेटर के प्रभाव से निकलना आसान होगा। 11.7 प्रोफेशनल हेल्प लेने से ना डरे। अगर किसी रिश्ते, कार्यस्थल या माहौल में आपको हमेशा गिल्टी फील होता है, आत्मसंदेह बढ़ गया है, निर्णय लेना मुश्किल हो गया है, तो किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करने में झिझक ना करें। मानसिक सेहत शारीरिक सेहत जितनी ही जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी एक अदृश्य हथियार है, लेकिन आप अगर जागरूक, मानसिक रूप से सतर्क और आत्मविश्वासी हैं, तो दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका दिमाग, आपका निर्णय और आपकी आज़ादी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डार्क साइकोलॉजी हमें इस बात की चेतावनी देती है कि समाज में कई लोग हमारे दिमाग और फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही जानकारी, आत्म जागरूकता और भावनात्मक शक्ति के सहारे हम खुद को इन खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं। अध्याय 12 आत्म संरक्षण की कला। डार्क साइकोलॉजी के युग में सुरक्षित और संतुलित रहना। डार्क साइकोलॉजी को जानने और पहचानने के बाद अब अंतिम चरण है आत्म संरक्षण, यानी अपने आप की सुरक्षा करना। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक सामान्य इंसान के रूप में हम कैसे मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से खुद को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। ये अध्याय एक शील्ड यानी ढाल बनाने पर केंद्रित है, ताकि कोई भी हमें बार बार तोड़ ना सके। 12.1 आत्म संरक्षण का अर्थ क्या है? आत्म संरक्षण का मतलब केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने विचार और अपनी भावनाओं की रक्षा करना भी है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आपको खुद को पहचानना है, अपनी सीमाएं तय करनी है और खुद के लिए ना कहना आना चाहिए। 12.2 मानसिक कवच कैसे बनाएं? नंबर 1 सोच की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट। हर निर्णय से पहले खुद से पूछे, क्या यह मेरी सोच है या किसी और के थोपे गए विचार है? इस निर्णय में मैं कितना संतुष्ट रहूंगा। नंबर 2 आत्मसम्मान का निर्माण, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्डिंग। खुद से अच्छी बातें करें, खुद से उपलब्धियों को नोट करें। हर दिन के अंत में 3 अच्छी चीजें लिखें जो आपने की। 12.3 भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या करें? जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। 10 सेकंड रुके, गहरी सांस ले और सोच समझकर जवाब दे। चलिए इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। मैनिपुलेटर भावनाओं को भड़काकर कंट्रोल करता है। आप जब शांत रहते हैं तो उसकी चाल बेअसर हो जाती है।
12.4 भरोसेमंद लोगों का दायरा बनाए रखे। हर किसी से दिल की बात साझा ना करें। 2 से 3 ऐसे लोग चुनें जिन पर आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। जब आप उलझन में हो तो उन्हीं से सलाह लें। 12.5 खुद को अपडेट रखें। डार्क साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और कम्युनिकेशन स्किल पर समय समय पर किताबों या वीडियो को देखें, क्योंकि जानकारी ही रक्षा कवच है। 12.6 आत्मनिर्भरता यानी कि इमोशनल इंडिपेंडेंट मैनिपुलेटर उन्हीं को पकड़ता है जो भावनात्मक सहारे के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। क्या करें? खुद को खुश रखने के लिए छोटे छोटे तरीके अपनाएं, अकेले समय बिताना सीखें, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें। 12.7 नियमित सेल्फ रिव्यू, हर सप्ताह खुद से पूछे, क्या मैं किसी के भावनात्मक दबाव में जी रहा हूँ? क्या मुझे किसी बात से बार बार गिल्ट फील हो रहा है? क्या मैंने हाल ही में अपनी सीमाएं टूटते देखी हैं? याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी का सामना केवल बाहरी ताकतों से नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की दृढ़ता, जागरूकता और आत्मसम्मान से होता है। इस बुक का अंतिम अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर हम खुद को ठीक से जान ले, सीमाएं तय कर ले और अपने विचारों के मालिक बन जाए, तो दुनिया का कोई भी मानसिक जाल हमें बांध नहीं सकता। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। इस बुक को हम लोग शॉर्ट में समराइज करते हैं। यह किताब हमें एक ऐसे गहरे और खतरनाक मानसिक संसार से परिचित कराती है जहाँ लोग दूसरों के दिमाग, भावनाओं और फैसलों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और यह भी बिना सामने वाले को पता चले। चलिए बात करते हैं यह किताब हमें क्या सिखाती है। नंबर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? यह मनोविज्ञान का वह अंधेरा पक्ष है जिसमें लोग छल, धोखा, भावनात्मक शोषण और मानसिक नियंत्रण जैसे तरीकों से दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। नंबर 2, मैनिपुलेशन की तकनीकें। नंबर 1, गैस लाइटिंग, किसी की सच्चाई पर शक दिलाना। नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग, बार बार गिल्टी फील कराकर कंट्रोल करना। नंबर 3, माइंड गेम्स, सामने वाले को उलझाकर मानसिक रूप से कमजोर करना। नंबर 4, नार्सिसिज्म और साइकोपैथी, उन लोगों की मानसिक प्रवृत्तियां जो दूसरों को बिना पछतावे के नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3, कैसे पहचाने कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? जब आप बार बार खुद को दोष देने लगते हैं, जब आपके फैसले दूसरों की मंजूरी पर टिकने लगते हैं, जब आपकी सीमाएं तोड़ी जा रही हो लेकिन आप चुप रहे। नंबर 4, खुद को कैसे बचाए? आत्म जागरूकता, ना कहना सीखे, भावनात्मक सीमाएं तय करे, माइंडफुलनेस और ध्यान, विश्वसनीय लोगों से जुड़े रहना और साइकोलॉजी की जानकारी बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के अंतिम संदेश के बारे में। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे प्रभावी हथियार है खुद को गहराई से जानना। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे किसी और के हाथों का खिलौना मत बनने दीजिए। इस ऑडियो बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा है, और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी लगातार आपको मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।